अस्सलामुअलैकुम सभी को। गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना दिन खुशी के साथ शुरू कर रहे होंगे। मेरे व्लॉग में आपका दिल से स्वागत है। आज सुबह की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारे के साथ हुई। जैसे ही मैं उठी और बाहर देखा तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। मौसम इतना सुहाना था कि दिल खुश हो गया। ठंडी हवा, बारिश की बूंदें और मिट्टी की खुशबू पूरे माहौल को और भी हसीन बना रही थी। ऐसे प्यारे मौसम में गर्मा गर्म चाय का ख्याल ना आए, ये कैसे हो सकता है। तो मैंने तुरंत एक कप गरम चाय बनाई और फिर बारिश के नज़ारे के साथ चाय का लुत्फ उठाया। यकीन मानिए, ऐसी बारिश में चाय पीने का अपना ही एक अलग मज़ा होता है। हर सिप के साथ मौसम और भी खूबसूरत लगने लगता है। कुछ देर मैंने इस प्यारे मौसम का आनंद लिया, फिर अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया। क्योंकि चाहे मौसम कितना भी सुहाना हो, अपने गोल्स और सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी ज़रूरी है। तो चलिए, आज के इस प्रोडक्टिव और खूबसूरत दिन की शुरुआत करते हैं। आप भी कमेंट करके बताइए कि आपको बारिश के साथ चाय पसंद है या कॉफ़ी। करते हैं आज का व्लॉग। आप सबसे पहले मैंने राजस्थान के मैप का विश्लेषण किया। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसका भौगोलिक अध्ययन आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके के लिए बहुत जरूरी है। मैंने मैप में राजस्थान की स्थिति, सीमाओं, पड़ोसी राज्यों और पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विश्लेषण किया। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर है और ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। मैप का विश्लेषण करते समय मैंने अरवली पर्वत श्रृंखला की स्थिति को समझा, जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। साथ ही मैंने थार मरुस्थल के क्षेत्र, प्रमुख नदियों, जिलों और महत्वपूर्ण शहरों की स्थिति को भी समझा। मैप के जरिए किसी भी ऐतिहासिक या भौगोलिक विषय को समझना काफी आसान हो जाता है। उसके बाद मैंने राजस्थान के जिलों को पहचानने का अभ्यास किया। बहुत ही हम शिलालेख कहते हैं। शिलालेख इतिहास को समझने का एक बहुत ही विश्वसनीय और प्रमाणिक स्रोत माना जाता है। शिला का मतलब है पत्थर और लेख का मतलब है लिखा हुआ, यानी पत्थरों या चट्टानों पर लिखे गए लेखों को हम शिलालेख कहते हैं। पुराने समय में राजा महाराजा अपनी विजय, दान, धार्मिक कार्य और महत्वपूर्ण घटनाओं को अमर करने के लिए शिलालेख लिखवाते थे। आज ये शिलालेख हमें उस समय की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति की जानकारी देते हैं। राजस्थान के इतिहास में कई प्रसिद्ध शिलालेख मिलते हैं। बिजोलिया शिलालेख चहमाना वंश के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इससे उस समय की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। इसी तरह राजसमंद प्रशस्ति महाराणा राज सिंह के समय लिखी गई थी और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई सबसे बड़ी प्रशस्तियों में से एक मानी जाती है। ये मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास को दर्शाती है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी एक महत्वपूर्ण शिलालेख है, जिससे महाराणा कुंभा के शासन, उनकी उपलब्धियों और मेवाड़ की सांस्कृतिक प्रगति के बारे में जानकारी मिलती है। शिलालेख की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्हें लिखी गई जानकारी समकालीन होती है, इसीलिए इतिहासकार इन्हें इतिहास का एक प्रामाणिक और भरोसेमंद स्रोत मानते हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी शिलालेख का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनसे जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अंत में मैं यही कहूँ, पत्थरों पर लिखे शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारे गौरवशाली इतिहास की जीवित धरोहर है, जिनसे हम अपने पूर्वजों के जीवन, संस्कृति और उपलब्धियों को समझ सकते हैं। आज मैंने कई महत्वपूर्ण शिलालेखों को पढ़ा और अपने नोट्स को रिवाइज किया। इन शिलालेखों में शामिल थे बिजोलिया शिलालेख, राजसमंद प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, चिरवा शिलालेख, रणकपुर प्रशस्ति और सबसे खास घंटियाला शिलालेख। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि घंटियाला शिलालेख से जुड़ी जो जानकारियां मैंने अपने नोट्स में लिखी, वही जानकारी इस बार 2026 की आरपीएससी सेकंड ग्रेड परीक्षा में प्रश्न के रूप में पूछी गई थी। इसीलिए परीक्षा दृष्टिकोण से यह शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है। घंटियाला शिलालेख जोधपुर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और ये गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास पर प्रकाश डालता है। इसमें प्रतिहार शासकों की उपलब्धियों और उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन है। इसी कारण से प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे जुड़े प्रश्न अक्सर आते हैं। आरपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए मेरा एक ही सुझाव है, सिर्फ शिलालेखों के नाम याद करना ही काफी नहीं है, बल्कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि शिलालेख कहाँ से मिला, किसने लिखा, किस भाषा और लिपि में है और इससे कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यही छोटी छोटी बातें हैं जो परीक्षा में चयन और अस्वीकृति के बीच का अंतर तय करती हैं। आज के रिवीजन के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि राजस्थान का इतिहास में शिलालेख और प्रशस्तियां सबसे स्कोरिंग टॉपिक्स में से एक है। अगर इनके नोट्स मजबूत हों तो परीक्षा में काफी प्रश्न आसानी से हल किए जा सकते हैं। के बाद मैंने राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं का विस्तार से रिवीजन किया। आज मैंने कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, पालाथल, बागोर, रंगमहल और कानौर सभ्यता को दोबारा पढ़ा और उनके महत्वपूर्ण तथ्यों को याद किया। विशेष रूप से कानौर सभ्यता पर ध्यान दिया, क्योंकि 2026 की परीक्षा में इसी से प्रश्न पूछा गया था। सभ्यताओं के स्थान, उनकी खोज, प्रमुख विशेषताएं, कृषि और धातु उद्योग जैसे सभी पहलुओं का पुनरावलोकन किया। इस रिवीजन से राजस्थान के प्राचीन इतिहास और संस्कृति की मेरी समझ मजबूत हुई और आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके की तैयारी भी बेहतर दिशा में बढ़ी।
परीक्षा में गणेश्वर और कालीबंगा दोनों सभ्यताओं से प्रश्न पूछे गए थे और इनका अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। गणेश्वर सभ्यता सीकर, यह सीकर जिले के नीमका थाना क्षेत्र में स्थित है। इसे ताम्र पाषाण संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ तांबे के हथियार, औजार और उपकरण बड़ी मात्रा में मिले हैं। यह गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का हिस्सा है, जो तांबे के उत्पादन और व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ तांबे के बने बर्तनों और मानव बसावट के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता, यह घग्घर नदी के किनारे स्थित है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा है। इसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। महाराणा प्रताप के जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटना हल्दी घाटी का युद्ध है, जो 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ कई वीर योद्धाओं ने भाग लिया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम हकीम खान सूरी का है। हकीम खान सूरी एक अफगान योद्धा थे और शेर शाह सूरी के वंश से संबंध रखते थे। वे महाराणा प्रताप के प्रति अत्यंत वफादार थे। उन्होंने धर्म और जाति से ऊपर उठकर देश और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। इसी कारण वे राजस्थान के इतिहास में एक विशेष स्थान रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, वो यह है कि हकीम खान सूरी महाराणा प्रताप के हरावल दस्ता के सेनापति थे। हरावल दस्ता सेना का अग्रिम यानी फ्रंट लाइन दस्ता होता था, जो युद्ध में सबसे आगे रहकर शत्रु का सामना करता था। हल्दी घाटी के युद्ध में हकीम खान सूरी ने इसी हरावल दस्ता का नेतृत्व किया था और अपनी असाधारण वीरता का परिचय दिया था। विवान, आज मेरी स्टडी सेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था मेवाड़ राजवंश के सभी शासकों के शॉर्ट नोट्स तैयार करना। मेवाड़ राजस्थान का सबसे प्राचीन और गौरवशाली राजवंश माना जाता है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार और अन्य राजस्थान जीके परीक्षाओं में मेवाड़ से संबंधित प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। इसीलिए आज मैंने मेवाड़ के प्रमुख शासकों का त्वरित पुनरावलोकन और शॉर्ट नोट्स बनाए। सबसे पहले मैंने बप्पा रावल के बारे में पढ़ा, जिन्हें गुहिल या सिसोदिया वंश का संस्थापक माना जाता है। इसके बाद मैंने राणा हम्मीर का अध्ययन किया, जिन्होंने चित्तौड़ को दोबारा प्राप्त करके मेवाड़ की शक्ति को पुनः स्थापित किया। फिर मैंने राणा कुंभा के नोट्स बनाए, जिन्हें मेवाड़ का स्वर्णिम शासक कहा जाता है। उन्होंने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की और चित्तौड़ में विश्व प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। राजस्थान के इतिहास में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद मैंने राणा सांगा का रिवीजन किया, जो अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कई राजपूत राज्यों को एकजुट करने का प्रयास किया और खानवा के युद्ध में बाबर का सामना किया। मेवाड़ के इतिहास की बात हो और महाराणा प्रताप का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। महाराणा प्रताप राजपूत वीरता, स्वाभिमान और देशभक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध, चेतक की वफादारी और अकबर के सामने कभी न झुकने का उनका संकल्प उन्हें अमर बना देता है। मैंने अमर सिंह प्रथम, करण सिंह, जगत सिंह, राज सिंह और अन्य शासकों के भी शॉर्ट नोट्स तैयार किए, ताकि परीक्षा के समय पूरा मेवाड़ राजवंश आसान तरीके से रिवाइज हो सके। शॉर्ट नोट्स बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम लंबी जानकारी को छोटे, परीक्षा उन्मुख बिंदुओं में बदल लेते हैं। रिवीजन तेज हो जाता है और तथ्य ज्यादा समय तक याद रहते हैं। आज का सेशन में ये एहसास दिलाता है कि राजस्थान जीके में मेवाड़ राजवंश एक ऐसा टॉपिक है जिसे जितनी बार रिवाइज किया जाए उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इन महान शासकों की वीरता, त्याग और राष्ट्रभक्ति हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेगी।